सर को लगा बादल सर को लगा दीजिए। लीजिए आइए सर, आओ। इसी में शामिल हो जाना है। सब लोग एक दूसरे को आप करिए ना। क्या हुआ? अरे चल हो गया। ठीक है। जो लोग आ रहा है ना, लोग आगे बैठ जाए। ये कौन बोल रहे हैं? ये अरे शिक्षा नितिन, ये तीन आ रहा है। शिक्षा वहाँ टेबल आ रहा है लेके। हाँ, प्रिंस भी फोन किया था, फोन नहीं थी। आएगा वो हम बात हो गया है। हाँ हटा दो। साइड में हाँ यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे ना सर? हाँ कोई बोलने वाले का कहाँ पे? नहीं हो गया हम। बस हटा के बुलाइए। इसके लिए जोरदार पहले क्या कुछ नहीं बोलना है, जोरदार तालियां कुछ नहीं, सीधे अब मैं अपने डायरेक्टर साहब राजेश सबको बुलाना चाहूँगा। हाँ थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मौका है आई स्कोर रिजल्ट डिक्लेरेशन सेमिनार का। तो इसके पहले कि हम आई स्कोर रिजल्ट डिक्लेरेशन सेमिनार पे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले ये जो आई स्कोर का पर्पस क्या है, क्यों हम ये आई स्कोर कंडक्ट करते हैं, इसके बारे में बात कर लें। और इन्वेंटर्स ये जो आई स्कोर कंडक्ट कर रहा है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन्वेंटर्स का भी हम आपको देंगे। इसके बाद फिर हम आपके लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप, आपका क्या इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक इन्वेंटर्स का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। एक्चुअली दीपक नेक्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट। एक्चुअली ने की थी, एकदम कोविड पीरियड में इन्वेंटर्स की शुरुआत हुई। मैं पिछले 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और 2012 तक मैं कोटा में था और 2012 के बाद पटना में मैं पढ़ा रहा हूं 2012 से, और 2012 से 20 तक हम नौकरी कर रहे थे कहीं पे। उसके बाद 2020 में हमने इन्वेंटर्स की शुरुआत की और शुरुआत ऐसे समय पे हुआ जब बिल्कुल कोविड का टाइम था, पूरा लॉकडाउन था, सड़क पे गाड़ी भी नहीं चल रही थी। वैसे में हमने इन्वेंटर्स की शुरुआत की। कई हमारे वेल विशर्स ये बोलते थे कि ऐसे में कोचिंग शुरू करना जो है सुसाइडल स्टेप होगा, लेकिन बच्चों पे हमारा भरोसा था। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था उन बच्चों पे भरोसा था और वही भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी और उसी को लेके हमने इन्वेंटर्स की शुरुआत करी। और हमारा जब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं था, हम कहीं दिख नहीं रहे थे, तब हमने इन्वेंटर्स पे 500 बच्चे को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया पूरी तरह से। हमारा ऑनलाइन में कोई एक्सपर्टीज भी नहीं था। हम लोग पूरा ऑफलाइन मोड के टीचर्स रहे हैं, पूरा टाइम ऑफलाइन पढ़ाए हैं, लेकिन कोविड ने हमको ऑनलाइन पढ़ाना सिखा दिया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। टीचर्स की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, टीचर्स अपने आप को समय के हिसाब से बदलना जानता है। टीचर्स की असली पहचान यही है और वो पहचान टीचर्स ने, हमारे जैसे कई सारे टीचर्स ने ये साबित भी किया बच्चों को उस पीरियड में पढ़ा के। आप ये एक विडंबना भी है कि कोविड के टाइम पे सबको लोग कोरोना वॉरियर्स बोलते थे, डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, जो भी इस काम में लगे हुए थे। लेकिन साइलेंटली एक और कम्युनिटी था जो बच्चों के लिए पढ़ाने का काम कर रहा था, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही थी। बट आप सोचिए उनकी सिचुएशन, जो 100 और 200 बच्चों के भीड़ को पढ़ाते थे, वो एक बंद कमरे में माइक के सामने पढ़ाना शुरू कर दिया और उसी एनर्जी के साथ पढ़ाया बच्चों को, और उसका परिणाम है कि बच्चों की पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रही। कोचिंग्स आपके जीवन में क्या करता है ये आपको पता है। अगर इंडिया का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता तो शायद कोचिंग इस लेवल का ग्रो नहीं किया होता, लेकिन कोचिंग ग्रो किया है क्योंकि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस लेवल का नहीं है कि हम केवल स्कूल और कॉलेज के भरोसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। इसके लिए कोचिंग्स है और हमारे जैसे टीचर्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और वो टीचिंग में अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ाने का एक सुकून तो मिलता ही है, सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, और साथ साथ एक जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जब बच्चे कंप्लीट करते हैं किसी एग्जामिनेशन में, जब वो सेलेक्ट होते हैं, तो जो हमारी खुशी होती है वो हमको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन देती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम बच्चों को हमेशा क्लास में बोलते हैं कि अगर हम तुमको होमवर्क करने के लिए डांट रहे हैं, तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इससे हमारा, अगर हम नहीं गुस्साएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम मन से गुस्साते हैं। ऐसा नहीं कि गुस्साने की एक्टिंग करते हैं, हम मन से गुस्साते हैं। जैसे बच्चों के पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्साते हैं अगर वो नहीं पढ़ता है, तो वैसे ही उसका टीचर भी गुस्साता है। क्योंकि बच्चों के सक्सेस में अगर दिल से कोई खुश हो रहा है तो या तो उसका पेरेंट्स है या उसका टीचर है, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चों की सक्सेस में अपनी उम्मीद देखते हैं, होप, कि भाई हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बनेगा मेरा बच्चा सेलेक्ट होकर। और टीचर्स जो है अपने बच्चों के सक्सेस में अपनी सक्सेस देखता है, खुद की सक्सेस देखता है। इसलिए अगर कोई दिल से खुश होता है तो बच्चों के पेरेंट और उसके टीचर। तो इसलिए टीचर का जो योगदान है पेरेंट से कम नहीं है। और आज का जो हमारा सेशन में है, इसमें हम पेरेंट पर भी कुछ बात करेंगे आगे। तो शुरू किए और एक के बाद एक सक्सेस मिलता गया, और फिर हमने डिसाइड किया कि एक एग्जाम कराएंगे जिससे कि हम पूरे बिहार से अच्छे टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट करेंगे।
होता क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के बारे में जान भी नहीं पाते, जबकि उनके अंदर टैलेंट है, और वो ये जान नहीं पाते कि इंजीनियरिंग मेडिकल है क्या, तैयारी करना कहाँ से है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो सुदूर देहात में कहीं गांव में रहते हैं, उनको पता तक नहीं चलता। ये एग्जाम उन सारे लोगों के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है कि हम गांव गांव तक, दूर दूर तक पहुंचते हैं, बच्चों का एग्जाम कराते हैं, और बच्चों में अगर काबिलियत है तो उसको हम पढ़ाएंगे, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है, वो पटना के कोचिंग नहीं कर सकता है और उसमें टैलेंट है, तो इन्वेंटर्स उसके वो ये इंश्योर करेगा कि वो बच्चा फ्री में एजुकेशन लेगा, फ्री में रहेगा, और फ्री में उसकी फूडिंग लॉजिंग की भी व्यवस्था होगी। ये एग्जाम का पर्पस है कि हम हर उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाएं जो बच्चा डिजर्व करता है एजुकेशन को। तो आईएएस को इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। नेक्स्ट दीपक, तुम पेज पे आओ। आईएएस स्कोर इसके लिए हम शुरू किए, और आईएएस स्कोर के माध्यम से हम जो है, ये हमारा तीसरा साल है आईएएस स्कोर का, जिसमें हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम पर्सनल इंटरेक्शन के लिए पहले बुलाते हैं। जैसे आज हम जिन बच्चों को स्टेज पे बुलाएंगे, उन बच्चों को पहले हम पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे अपने यहाँ, और वहां पर हम फिर कमिट करेंगे कि किन बच्चे को हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किस बच्चे को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, किस बच्चे को फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री लॉजिंग फूडिंग दे रहे हैं। ये चीज हम वहां पे फिर डिसाइड करेंगे, उनको बुला के पर्सनल इंटरेक्शन के माध्यम से। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है आईएएस स्कोर का। अब आईएएस स्कोर में अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन्वेंटर्स पे भरोसा कर सकते हैं। इन्वेंटर्स का 2 विंग है, इन्वेंटर्स एडुकेयर एंड इन्वेंटर्स जीनोम। सामने आपको दिख रहा है, इन्वेंटर्स एडुकेयर पे हम इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, और इन्वेंटर्स जीनोम पे हम मेडिकल की तैयारी कराते हैं। ये हमारा 2 इंडिपेंडेंट विंग है, जहां पर कि हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो एक आदमी यहां रखो ना। ये कुछ अपना कुछ पिक्चर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जो कि इन्वेंटर्स जब कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में हम कैसे, इसके पहले भी एक स्लाइड था यार, कोविड टाइम में हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना सीख गए, उसका एक कुछ तस्वीर आपके सामने है। ये अपने बेडरूम से हम लोग पढ़ाया करते थे, अपने बेडरूम में बोर्ड लगा के, और एक ट्राइपॉड पे ऐसा कैमरा, ये कैमरा भी नहीं था, एक मोबाइल फोन लगा के हम बच्चों को लाइव क्लास देते थे। और हमारा जो लाइव क्लास था ना, वो सही में 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास था। 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास का मतलब लोग समझते हैं कि हम डाउट पूछ सकते हैं या चैट कर सकते हैं, ये नहीं था। हमारा जो 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास था, उसमें बच्चे हमसे डायरेक्ट बात करते थे, जैसे क्लास में बात करते हैं, और हम उनको रिप्लाई करते थे, उनका जो डाउट है उसको रिप्लाई करते थे। इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। इसके बाद जब गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया कि अब आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेन के साथ था, तो फिर हम लोग जो है कोविड पीरियड में इस तरह से अपना ऑफलाइन क्लास शुरू किए थे। टीचर्स और बच्चे पूरी जो कोविड का गाइडलाइंस था उसको फॉलो करते उस समय हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम 2 सेंटर रन कराते हैं पटना में, एक बोरिंग रोड में है और एक कंकरबाग में है। 2 जगह हमारा सेंटर है जहां पे हम इन्वेंटर्स, कंकरबाग इसी साल हम लोग शुरू किए हैं, इसके पहले केवल बोरिंग रोड में था। ये 3 साल में इन्वेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी एक और हम प्लान लेके आए हैं बच्चों के लिए। जैसे अभी आप, बहुत सारे पेरेंट्स का हमसे ग्रीवांसेस होता था जब ये आईएएस स्कोर कराते थे और पेरेंट्स हमसे मिलने आते थे,
तो बोलते थे कि हम कहीं बाहर रहते हैं, जैसे पटना के बाहर के जो पेरेंट हैं वो अगर अपने बच्चे को कोचिंग देना चाहें तो उनको लोकल सिटी में उतना बढ़िया कोचिंग मिल नहीं पाता है, जहां पर कि बच्चे को वो जो आजकल ओलंपियाड की तैयारी हम लोग 8th क्लास से ही शुरू करते हैं, तो उस 8th क्लास से ओलंपियाड के लिए पढ़ाएं, ऐसा नॉर्मली हो नहीं पाता है छोटे शहर में। पेरेंट चाहते हैं कि हम पटना बच्चे को भेज के पढ़ाएं, लेकिन स्कूलिंग कैसे हो बच्चों का और कोचिंग भी साथ में कैसे हो, बच्चा छोटा बच्चा रहे कैसे, तो इसके लिए हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञानाश्रम। ज्ञानाश्रम ये कंप्लीट रेजिडेंशियल कैंपस है जिसमें हम बच्चे को कोचिंग भी देंगे, स्कूलिंग भी देंगे और बच्चे रहेंगे भी उसी कैंपस में, ठीक है ना। ये ज्ञानाश्रम का कैंपस है जो कि पटना बोरिंग रोड हमारे सेंटर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है ना, जहां पर कि हमारे टीचर इजीली आ जा सकेंगे और बच्चों को वही रहना भी है, वही स्कूल भी है उसी कैंपस में और उसी कैंपस में कोचिंग भी है, सब कुछ उसी कैंपस में है। साउथ में ऐसा कल्चर खूब चलता है और आजकल रिजल्ट भी साउथ से आप देख ही रहे हैं कि आईआईटी में या मेडिकल में अच्छा हो रहा है, तो उसी कल्चर को बिहार में अभी तक शुरू नहीं हो पाया। तो मेरा प्रयास है कि उस कल्चर को हम बिहार में स्टार्ट करें, जहां पर कि इनिशियल लेवल से बच्चे को पढ़ाया जाए, इवन 7th क्लास से कम बच्चे को ग्रूम किया जाए कि बच्चा जब 10th या 11th में जाए तो उसको पढ़ाई का डिफरेंस बहुत नहीं लगे। जैसे पहले क्या होता था कि जब अभी क्या हो रहा है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चा 10th तक कहीं पढ़ रहा है, 11th क्लास में जब बच्चा आता है तो उसको एक सडन डिफरेंस दिखाई देता है पढ़ाई में, और जो सडन डिफरेंस है ना उससे कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं उस लेवल को कि हम कर पाएंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th क्लास तक ठीक से नहीं पढ़े, तो ऐसा होता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 10th क्लास तक बहुत मेहनत नहीं भी किए, लेकिन उनके अंदर वो डेडिकेशन लेवल है, उनके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, तो कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो 10th तक बहुत अच्छा नहीं किया वो नहीं करेगा, ऐसा हम बिल्कुल, मेरा मानना नहीं है। वो आपके जोश और जुनून पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक जनरल बात कर रहे हैं जिसमें 10th के बाद बहुत सारे बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जो डिफरेंस है लेवल का, जो 10th तक आप पढ़ते हैं और 11th में जो पढ़ते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को ओवरकम करने का सबसे अच्छा रास्ता ये था कि ज्ञानाश्रम जैसा कोई कोर्स शुरू किया जाए, जहां पर कि बच्चे को हम 7th क्लास से ही ग्रूम करें और वो बच्चा जब 10th तक जाए तो वो 11th 12th का बहुत सारा चीज पढ़ चुका होगा, तो जब वो 11th में जाएगा तो उसको कुछ नया लगेगा, नहीं लगेगा कि ऐसे ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञानाश्रम का। नेक्स्ट, कहीं कैंपस है उसको थोड़ा हम कई सारे पिक्चर से दिखाने का प्रयास किए हैं। आगे आई स्कोर कैसे कंडक्ट हुआ ये आपके सामने है कि हम इस तरह से आई स्कोर कंडक्ट कराए हैं। अब थोड़ा आई स्कोर पे बात कर लें तो ये अभी कई, नेक्स्ट पेज पे आइए, आप स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट, उसके पहले और एक चीज और, ये इतने सारे सेंटर्स पे आई स्कोर इस साल कंडक्ट हुआ है बिहार में, बिहार के इतने सारे सेंटर्स पे हमने कराया एग्जाम। नेक्स्ट आइए, कुल कितने बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट किए? टोटल स्टूडेंट 5500, 5500 बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। नेक्स्ट, तो आप पहले ये, आपको दिखाने का पर्पस क्या है? आपको ये दिखाने का पर्पस ये है कि किस क्लास में कितना बच्चा बैठा है, एक बार पीछे आइए, तो किस क्लास में कितना बच्चा बैठा है ये आप देख सके। तो आपको जो रैंक है, अगर आईएएस को रैंक दिया गया है तो इन बच्चों में, जैसे 7th से 8th मूविंग स्टूडेंट है, कोई 600 बच्चों ने टेस्ट दिया, आपकी जो रैंक है वो 600 बच्चों के बीच में है ना, ऐसा नहीं कि 5500 बच्चों में रैंक है, 5500 टोटल है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास के बच्चों में कुछ 2360 बच्चों ने टेस्ट दिया था, 2360 ये नंबर है, तो जो भी रैंक है इन बच्चों में आपका रैंक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, क्यों जेई और नीट की ही बात कर रहे हैं? इस एग्जाम को देने से क्या है, जेई नीट का क्या मतलब? देखिए क्या है कि आप अपने समाज में, जिस भी समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप क्या चाहते हैं?
कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है चाहता क्या है? वो चाहता है कि उसको एक लोग जाने, वो पूछा जाए, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में लोग उसको पूछें, उसकी वैल्यू हो। ये वैल्यू कैसे होगा? कहां से होगा ये वैल्यू? इसके लिए आपके पास पैसा चाहिए, पावर चाहिए। ये पैसा और पावर कहां से मिलेगा? तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका है कि कुछ अच्छा कर जाएं। पढ़ाई के माध्यम से पैसा और पावर पाना आसान है ना? तो अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो क्या हो जाएगा? जेई की तैयारी करने से, जेई का तैयारी अगर आप करते हैं तो आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ाई करेंगे और 4 साल पढ़ने के बाद आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस होंगे। मल्टीपल जॉब ऑप्शंस मतलब एक से ज्यादा जॉब आपके पास होगा। आपको तय करना होगा कि हम कहां जॉब करें, कहां नहीं करें। आप सोचिए, कोई बच्चा जेई मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका 2 एग्जाम होता है, आगे हम बात करेंगे। जेई मेंस एंड जेई एडवांस, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो आपको एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन मिलेगा जेई के माध्यम से। ये एनआईटी आईआईटी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बच्चा जेई की तैयारी करता है वो 10th पास नॉर्मली सीरियसली तैयारी शुरू करता है। 16 साल की उम्र में आप 10th पास करते हैं बच्चे, और 18 साल की उम्र में वो जेई का एग्जाम देता है जब वो 12th पास करता है। तो अगर कोई बच्चा जेई क्वालिफाई कर जाता है, उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, तो 18 साल की उम्र में वो आईआईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग करना शुरू करेगा। 22 साल की उम्र में वो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा और 22 साल की उम्र में उसके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस होंगे। यानी वो के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें, अभी के टाइम के हिसाब से, तो 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख, जैसा उसका टैलेंट है उसके हिसाब से उसको पैकेज मिल जाता है। एक 22 साल के लड़के को 1.25 लाख महीने का सैलरी मिल जाए तो क्या कम है? वो बच्चा अपने पेरेंट को अपने सारे दायित्वों से मुक्त कर देता है। पेरेंट कितने निश्चिंत हो जाएंगे। एक पेरेंट्स के भी रेफरेंस में अगर देखें तो बच्चा जो 22 साल का है उसके पेरेंट की उम्र बहुत होगी तो 52 साल होगी, 50 साल होगी। तो 50 साल की उम्र में आपका बच्चा आपको सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दिया। अगर पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरेंट के लिए कितना सुखद अनुभव है ये, और बच्चों के लिए भी बहुत सुखद अनुभव है कि हमने अपने पेरेंट्स को इतनी कम उम्र में अपने लिए कुछ जिम्मेदारी नहीं दी। और ये जो मोटिवेशन बच्चों को मिलता है उससे वो कुछ भी कर सकता है। आप देखते हैं कि एक आईआईटी से पास किया हुआ लड़का 4 साल आईआईटी से पढ़ने के बाद आईएएस क्वालिफाई आसानी से कर जाता है। अगर आईएएस का आप रैंक लिस्ट देखें तो उसमें से कितने आईआईटीएन और मेडिकोज होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर साल कितने आईआईटीएंस उसमें जाते हैं। ये सब क्यों हो पाता है कि आईआईटीएंस आसानी से आईएएस में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा। आप जेई क्वालिफाई किए, वहां एक कॉन्फिडेंस मिला। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल पढ़े, वहां कॉन्फिडेंस मिला। तो ये जो लगातार कॉन्फिडेंस आपको मिलता जाएगा वो आपको किसी भी एग्जाम में पास कराने के लिए मदद करेगा आपको। तो इसलिए हम लोग एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम जेई या नीट की तैयारी करें, है ना। आप इसके बाद कोई भी करियर में टर्न कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कम उम्र में आप सेट हो सकते हैं इंजीनियरिंग के माध्यम से। नेक्स्ट में आओ। तो देश में कुल 23 आईआईटीज है और 31 एनआईटीज है। आईआईटी का मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईटी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, आईआईटी में दाखिले के लिए आपको जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं जेई एडवांस। तो जेई एडवांस क्वालिफाई करके आप आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं अगर आप उस रैंक लिस्ट में आते हैं तो। और जेई मेन के थ्रू आप एनआईटी में जा सकते हैं। आईआईटी सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से होता है
और उसके बाद एनआईटी का नंबर है। बट ऐसा नहीं है कि एनआईटी से जो पास किया उसको कोई कमजोर नौकरी मिलता है, उसको भी अच्छा जॉब मिल जाता है। अगर हम आईआईटी एनआईटी ही नहीं, इसके अलावा भी कई कॉलेजेस है, जैसे 28 ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अलावा अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, जैसे स्टेट लेवल का कॉलेज है, या कई गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज जैसे बीआईटी मिश्रा हो गया, इस तरह के कॉलेजेस हो गए। जिससे कि अगर हम ये सारे लिस्ट की बात करें, अगर हम इसका कंक्लूजन आपको बताएं तो ये है कि अगर आपका जेई मेन में 1 लाख तक का रैंक है, 1 लाख तक का, तो आप किसी न किसी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज तक पहुंच जाएंगे 1 लाख रैंक तक। अगर आपका रैंक 40,000 या उससे कम है तो आपको किसी न किसी एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। 40,000 रैंक तक करीब करीब एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। और अच्छे एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि थोड़ा मन मुताबिक ब्रांच भी मिल जाए, तो उसके लिए 25,000 के अंदर आपको रैंक लाना पड़ेगा। तो 25,000 रैंक तक लाने के लिए क्या नंबर चाहिए, ये सब हम बात करेंगे अभी आपसे, लेकिन थोड़ा हम एग्जाम का बात कर ले। नेक्स्ट में आते हैं। एग्जाम पैटर्न है, 2 एग्जाम हम बोले, जेई मेन और एडवांस का एग्जाम होता है। पहले जेई मेन पे चलते हैं। नेक्स्ट, जेई मेन का एग्जाम पैटर्न आप देखिए, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। एनटीए इसको कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2 अटेम्प्ट में एग्जाम होता है। पहले ये कोविड टाइम में 3 अटेम्प्ट होता है था, लेकिन अब ये 2 बार एग्जाम हो रहा है। मतलब आपको कोई भी बच्चा जो जेई मेन देना चाहता है, वो उसको 2 मौका मिलेगा एग्जाम देने का, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। अभी जनवरी में 24 जनवरी से एग्जाम है ना। आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अगर जिस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, उसी के हिसाब से आपको रैंक दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि पहला एग्जाम अच्छा चला गया और दूसरा कहीं खराब चला गया, तो वैसा ना कि फिर रैंक खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। जो जिस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, उसके बेसिस पर आपको रैंक एनटीए देगी। तो ये है। नेक्स्ट, इसमें अगर एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, नेक्स्ट आइए। तो आप देखिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है। फिजिक्स 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 25 और मैथमेटिक्स भी 25, ठीक है ना। 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के होते हैं। एक सही के लिए 4 मार्क्स मिलेगा और एक गलत हो जाएगा तो -1। अब आप देखिए, जेई मेन के एग्जाम में कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ, ये जो है 75 × 4 यानी 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ ये। और 300 मार्क्स के एग्जाम में अगर किसी बच्चे को, जनरल कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, किसी बच्चे को 90 मार्क्स आ गया, अगर 90 यानी 30% मार्क्स अगर आ गया, तो जेई मेन क्वालिफाई कर जाता है। जेई मेन क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपका किसी एनआईटी में एडमिशन हो गया, आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो गए। जेई एडवांस सब नहीं दे सकता है, जो जेई मेन क्वालिफाई करेगा वही जेई एडवांस देगा। जो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे का नंबर 90 था, 90, वो क्वालिफाई कर गया। यानी केवल 30% नंबर अगर आप लाते हैं तो आप जेई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आप जेई एडवांस दे पाएंगे। अब देखिए, 2 बात है। मान लीजिए कि जेई मेन में बहुत अच्छा नंबर आ गया, बहुत अच्छा नंबर, जैसे 150 नंबर आ गया। 150 मार्क्स को हम अच्छा मानते हैं। 300 में 150 नंबर को क्या मानते हैं, बहुत अच्छा। 50% नंबर बहुत अच्छा हो गया। जबकि अगर आपका बोर्ड में 50 नंबर % आ जाए तो बर्दाश्त होगा? पेरेंट्स को बर्दाश्त होगा कि 50% नंबर आ गया? किसी को बर्दाश्त नहीं है। 50% नंबर क्या, 60% भी बर्दाश्त नहीं है। 70% भी बहुत कम लग रहा है, 80% भी कम लग रहा है। 90% से ऊपर नंबर चाहिए सबको बोर्ड में, और हर बच्चा उसी होड़ में लगा हुआ है कि हमको कैसे बोर्ड में 90% आ जाए। लेकिन आपको अगर जेई मेन के एग्जाम में 50% नंबर आ जाएगा तो आप ठीक ठाक एनआईटी में एडमिशन ले लीजिएगा, अच्छे एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाएगा।
50% मार्क्स पे, और जो कि बहुत आसान है लाना। ये हमारे अंदर एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि मुश्किल है, हम उसी काम को मुश्किल मानते हैं जिसको हम करते ही नहीं। अब जो पूरी जिंदगी फिजिक्स नहीं पढ़ा वो बोलेगा कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, उसको हक है क्या ये बोलने का? हक किसको है ये बोलने का? हक उसको है ये बोलने का जो पढ़ता है। जो पढ़ता ही नहीं है उसको क्या पता कि डिफिकल्ट है कि आसान है? तो ऐसे लोग बोलते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो फेस करता है मन से उसको किसी को डिफिकल्ट नहीं लगता है। ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो लगता है कि ये सेलेक्ट नहीं हो सकते थे हैं, लेकिन हो जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हम अपने सामने देखते हैं जिसमें बच्चे जो है शुरुआत में बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन अपने जुनून और जोश से वो 2 साल में अपना लेवल ऐसा बना लेते हैं कि फिर वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो हम अभी आपके साथ शेयर भी करेंगे। फिर जेई मेन के एग्जाम में मान लीजिए कि आपको 150 नंबर आ गया, यानी 50% आ गया, तो आपको एनआईटी तो मिल ही जाएगा। उसके लिए एडवांस देने का जरूरत नहीं है। एडवांस तब देने का जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि हमको आईआईटी ही चाहिए। हर बच्चा चाहता है कि भाई पहले आईआईटी मिल जाए, आईआईटी नहीं मिलेगा तो एनआईटी देखेंगे। तो आईआईटी लेने के लिए क्या देना पड़ेगा? जेई एडवांस का एग्जाम। उसके बारे में थोड़ा बात करें, नेक्स्ट आ जाओ। जेई एडवांस भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन मोड का मतलब क्या होता है कि आपको एक सिस्टम मिलेगा, कंप्यूटर सिस्टम, जिस पे बैठ के आप जो है एग्जाम देंगे, है ना, वहीं सबमिट कर लेंगे। जो भी आंसर आया सबमिट करेंगे। पहले ओएमआर पे एग्जाम होता था, अब वो ओएमआर पे नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट आइए। जेई एडवांस जो है 2 पेपर होता है। जैसे जेई मेन का केवल 1 पेपर होता है, लेकिन जेई एडवांस का 2 पेपर होता है, ठीक है ना। एक ही दिन में होता है लेकिन 2 सीटिंग में एग्जाम होती है। दोनों सीटिंग में बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3-3 घंटे का होता है। पहला 3 घंटा भी पीसीएम, अगला 3 घंटा भी पीसीएम। यही पैटर्न है अपना जेई एडवांस का। नेक्स्ट, पीछे पीछे जाओ, पीछे। इसके बाद भी था, एक पेज गैप हो गया इसका, छोड़ दो। जेई एडवांस में क्या है? जेई एडवांस में भी 3 पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसमें 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है। लास्ट ईयर जेई एडवांस 360 नंबर का हुआ था। लास्ट ईयर जो है जेई एडवांस 360 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। और आप ये सोच लीजिए कि 360 मार्क्स में से कितना नंबर आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 360 में से जिस बच्चे का नंबर हम एक ओवरऑल बता रहे हैं, रफली 120, 120 मार्क्स, अगर हम थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं, 120 मार्क्स में आपको ठीक रैंक आ गया, 360 में से 120 नंबर अगर आपको आ गया करीब करीब, तो आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे और किसी न किसी आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब कि इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, जेई एडवांस में जैसे आईआईटी हर साल क्या करता है ना कि ये एक क्राइटेरिया सेट करता है कि 35% मार्क्स पर ही हम जो है बच्चे का एडमिशन लेंगे, कि 35% से कम नंबर वाले को नहीं लेंगे। आईआईटी की बात कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि पिछले साल 35% जिस बच्चे को नंबर आया था उसका रैंक था 6000 रैंक, जबकि आईआईटी में एडमिशन कितने रैंक तक हो जा रहा है? 15000 रैंक तक हो जा रहा है। तो अगर आईआईटी ये क्राइटेरिया सेट कर दे कि 35% से नीचे वाले को नहीं लेंगे, तो आईआईटी का सीट खाली रह जाएगा, भरेगा नहीं। 6000 रैंक पर 35% मार्क्स था, उससे ज्यादा जो जिसका रैंक 10000 है उसका रैंक और 35% से भी कम है। यानी अगर आप 35% नंबर केवल ले आते हैं तो आपका रैंक जो होगा ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 6000 के आसपास होगा। मतलब पूरे इंडिया में 6000 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो 35% से ज्यादा नंबर ला सकें। ये सिचुएशन है। जबकि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहले से कितना तेज है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं,
कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़े, प्रॉपर रिवीजन करे, तो वो 35% नंबर तो आसानी से ला सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी बच्चों में रहती ही नहीं। बच्चे को जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जैसे हम पहला दिन क्लास पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों से एक ही बात बोलते हैं कि आज जिस जोश के साथ तुम क्लास में बैठे हो, यही जोश अगर क्लास के आखिरी दिन तक बना रह गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कोई बच्चा जो इस हॉल में बैठा है, जो 10th क्लास का है या 9th क्लास का है या 8th क्लास का है, वो अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा जोश कंसिस्टेंट है? क्या तुम उस जोश को बनाए रख पाए? नहीं रख पाते। तो अगर हम रैंक नहीं ला पा रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी हम अपने लिए टारगेट सेट किए वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमको डेली जो जोश बनाए रखना चाहिए उस जोश में हम नहीं बना पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक हम बच्चों को हमेशा क्लास में ऐसे बोलते हैं, एक सीरियल हम देखते थे बाजीराव। उस सीरियल में ये जो बाजीराव है, उनकी माताजी उसको एजुकेट करती है, माने उनकी माताजी उनकी गुरु होती हैं। क्योंकि उनको बाकी कोई गुरु पढ़ा ही नहीं पाता है बाजीराव को, तो उनकी माताजी बोलती है कि हम ही तुमको पढ़ाएंगे क्योंकि तुम्हारे लिए तो गुरु कोई मिल नहीं रहा। उसकी माताजी उसको पढ़ाने के क्रम में एक टास्क देती है बाजीराव को, बोलती है कि तुम क्या करो कि पेड़ से जितना पत्ता, सूखा पत्ता गिर रहा है उसको टोकरी में कैच करना है, और जब तक टोकरी भरे नहीं कोई भी पत्ता जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। अगर एक भी पत्ता उस बीच में जमीन पे गिर गया तो तुमको फिर से टोकरी खाली करना पड़ेगा और फिर से भरना शुरू करना पड़ेगा। मतलब जब तक कि तुम्हारा टोकरी भरता नहीं है, पूरे पेड़ का एक भी पत्ता जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। ये टास्क था। बाजीराव बार बार कोशिश करते थे लेकिन उनका प्रयास विफल हो जाता था। इधर कैच कर रहे हैं तब तक उधर कोई पत्ता गिर गया, फिर टोकरी खाली किया, फिर से भरना शुरू किया। ये वो बार बार कर रहे थे, हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई, बाजीराव थक के सो गए। रात भर वैसे ही पेड़ के नीचे सोए रहे तो उनके सपने में शिवाजी आए। शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे, बाजीराव शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। तो रात में उनके सपने में शिवाजी आए। बाजीराव से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? तो बोला कि माताजी ने टास्क दिया उसको हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो शिवाजी ने कहा कि तुम्हारे जोश में कमी है। तो बोला कि नहीं, मेरे जोश में कैसे कमी हो सकता है, हमको बहुत पूरे जोश में हम काम कर रहे थे। बोले कि तुम ये बताओ कि तुमको क्या मिल जाए तो तुम सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे। तो बाजीराव बोले स्वराज, स्वराज मिल जाए तो हम, इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। तो शिवाजी उसको बोले कि एक एक पत्ता जो तुम कैच कर रहे हो ना, तुम उसको मानो कि स्वराज मिलने के बराबर खुशी मानो उसको। एक पत्ता कैच किए स्वराज मिल गया, फिर एक पत्ता कैच किए स्वराज मिल गया, मतलब वो खुशी महसूस करो। और जब तुम उस लेवल का खुशी महसूस करोगे हर पत्ता को कैच करने में, तो तुम्हारा जोश कभी कम नहीं होगा। उसी तरह से हम बच्चों को बोलते हैं कि आपका टारगेट क्या है कि हमको किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाए या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, एक एक सवाल सॉल्व करते हैं, तो हर सवाल को सॉल्व करते हुए वही खुशी महसूस करना है। हर सवाल को सॉल्व करते हुए वही खुशी महसूस करना है जो कि आईआईटी में दाखिले या मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बराबर की खुशी है। अगर ये खुशी हम हर पल महसूस करेंगे तो हमारा जोश कभी कम नहीं होगा और हम जो है किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट जैसे हम लोग आईआईटी की बात कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी की भी बात करें। मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम जो है ये भी 3 घंटे का एग्जाम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए। पूरा तुम्हारा पीपीटी गड़बड़ हो गया यार। नीट का एग्जामिनेशन जो है
नीट के एग्जामिनेशन में 3 पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो जितना वेटेज है उतना ही वेटेज बॉटनी और जूलॉजी का भी है, ठीक है ना। तो बॉटनी और फिजिक्स 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है, लेकिन बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है। लेकिन टोटल कितना हुआ? 720 मार्क्स का। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है। इंजीनियरिंग में जैसे हम बोले कि 35% या 30% मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, वैसा नीट में नहीं है। नीट में जो सिलेक्शन है वो 720 में से करीब करीब 650 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि 80% मार्क्स अगर आप लाते हैं, एक अपना स्टैंडर्ड सेट करिए कि नीट में अगर हम 80% मार्क्स लाते हैं तभी हमको मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। इसका कारण क्या है? इंजीनियरिंग में इतना कम पे सिलेक्शन हो रहा है, मेडिकल में इतना कम पे क्यों नहीं हो रहा है? मेडिकल में एक बायोलॉजी है 360 मार्क्स का। तो बायोलॉजी में क्या ना कि जो लड़का अच्छे से पढ़ता है, एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के पढ़ता है, उसको बायोलॉजी में 360 में, ऐसा बहुत सारा बच्चा होगा कि 360 में 360 लाता है, बहुत सारा बच्चा है। तो इसीलिए मेडिकल में थोड़ा सिलेक्शन हाई मार्क्स पे होता है। तो हमारा सजेशन बच्चों को यह है कि जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं और वो एक्यूरेसी के साथ सवाल बनाते हैं। एक्यूरेसी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप एग्जाम में, जैसे आप घर में पढ़ते हैं, कोई सवाल बनाया, आंसर मिला या नहीं मिला, फिर ध्यान आया अरे ये गलती कर दी, फिर से करते हैं, फिर से उसको काटे, फिर से किए, तो ये एक्यूरेसी नहीं हुई। एक्यूरेसी मतलब आप एक बार बनाएं और सही बन जाए। तो ये अगर एक्यूरेसी है, आप प्रैक्टिस करके वो एक्यूरेसी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो आप मेडिकल की तैयारी करिए। क्योंकि मेडिकल में फिर गलत हुआ तो फिर एक सवाल जो आपका गलत हो जाएगा वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा पे करना पड़ जाएगा। फिर आप इंजीनियरिंग में तो चलो एक आध गलत भी होगा चलेगा, क्योंकि कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होगा। मेडिकल के लिए आपको अपने को एकदम एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। अगर इतना कंसंट्रेशन और ये एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप जरूर मेडिकल की तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चाहिए। अब हम लोग ये तो एग्जाम्स की बात की है। इसके अलावा जो बच्चे 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं वो आगे ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड भी जो है एक तरह का ओलंपिक है। जैसे खेल का ओलंपिक है, वैसे ही अगर हम एजुकेशन में बात करें तो ये ओलंपिक है, ओलंपियाड, ठीक है ना। जिसमें आप स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड दे सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। तो जो बच्चे इस तरह के प्रेस्टिजियस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, उनको 7th 8th क्लास से इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, है ना। इस एग्जाम को देके फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आप जब इस एग्जाम को पास करेंगे तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके लिए ये ओलंपियाड है, जो कि हर बच्चे को जो कि साइंस में इंटरेस्टेड है उसको ये तैयारी करनी चाहिए और अर्ली क्लास से करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट ठीक है। इन्वेंटर्स पे हम लोग जो कोर्स कराते हैं वो हम लोग 7th क्लास से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो 7th क्लास से आगे हम बच्चे को पढ़ाते हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास, 10th क्लास में, फिर 10th पास बच्चे को 11th में और 12th में, और 12th पास बच्चों का भी बैच बनाते हैं। जो एक्चुअली आईआईटी में क्या है कि 2 अटेम्प्ट मिलता है, एक 12th के साथ और एक 12th के नेक्स्ट ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि 12th के बाद एक ही अटेम्प्ट मिला 2 साल रुक के दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे सकते आप। जैसे अगर आप कोई बच्चा 2023 में 12th दिया तो 2023 में एक बार एग्जाम दे सकता है और एक बार 2024 में एग्जाम दे सकता है। 2 ही मौका मिलेगा उसको आईआईटी का एग्जाम देने का। और आईआईटी का एक और है कि बोर्ड में आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा अपने बोर्ड में, तभी आप आईआईटी का एग्जाम लिख सकते हैं, एडवांस का एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। टॉप 20 परसेंटाइल, और इधर क्या है, जेई मेन क्वालिफाई करना तो है ही सही। तो ये
और दो ही मौका मिलेगा, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। तो 12th जो बच्चा जैसे 2023 में जो 12th दिया, वो बच्चा 24 में एग्जाम दे सकता है। तो उसके लिए भी हम 1 साल का कोर्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग रिफोकस, ठीक है। और इसके अलावा 12th का जो बच्चा है, जो 11th से 12th मूविंग बच्चा है, उसको हम लोग स्पार्क बैच में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग स्पार्क या मेडिकल स्पार्क। जो बच्चा 10th से 11th में, उसको हम लोग ट्रिगर बैच बोलते हैं, इंजीनियरिंग ट्रिगर या मेडिकल ट्रिगर। तो ये हमारे बैचेज हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में आओ। ये हमारी फैकल्टी टीम है, इंजीनियरिंग की फैकल्टी टीम, जो कि इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा मेडिकल की टीम है, दिखाओ नेक्स्ट। ये मेडिकल की टीम है, यहाँ पर हम मेडिकल के बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ रिजल्ट्स है इन्वेंटर्स का। 2021 में हम पहली बार बच्चे को एग्जाम में अपीयर करवाए थे। 2020 में इन्वेंटर्स स्टार्ट हुआ था। हमारा पहला साल जो बच्चा एग्जाम अपीयर हुआ था 2021 था। तो ये 2021 का रिजल्ट है। नेक्स्ट, 2022 का ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, जेईई मेन 2022 का, जेईई एडवांस 2022 का। नेक्स्ट, तो ये जेईई एडवांस 2023 का रिजल्ट है। और एक बार पीछे जाओ थोड़ा सा। जेईई एडवांस 2023 का रिजल्ट है, जो पटना में थे, वो इस सेमिनार में है भी, तो एक बार हम उसको नाम बोलेंगे आपके सामने। ये अभी 2023 सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है। वो कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, तो उनको हम बुलाएंगे। प्रिंस, एक बार ताली बजाइए, ये अपना स्टूडेंट है, 2023 आईआईटी में आया था। हाँ, इधर नितिन कुमार, नितिन। ये लोग आई स्कोर के थ्रू इन्वेंटर्स में एडमिशन लिए थे और आज आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन लोग का अभी सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ था और घर पे आए थे। संयोग से इसी बीच में सेमिनार था, हमने इनसे बात की, ये घर पे ही थे, तो हमने बुला लिया। नहीं, अभी हम बुलाएंगे, कोई भी चीज बोलेंगे, है ठीक है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ये भी आप लोग के बीच बोले, अपना अनुभव शेयर करें, आईआईटी का अनुभव शेयर करें, इन्वेंटर्स के बारे में थोड़ा बताएं। प्रिंस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड देखिए, ऐसा है कि आईटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, तो ऐसा है कि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो आप उसमें गलत कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं अपना एग्जाम। आगे आप शुरुआत में तो सारे बच्चे अच्छे करते हैं, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है और मोड़ा आ जाता है कि हमें बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चे बीच में गड़बड़ कर देते हैं। शुरुआत में तो अच्छा करते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है कि उनका मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस है एग्जाम एडवांस उतना भी आसान नहीं है जितना बच्चे पहले 10th में प्री अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें ऐसा करना होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़े, हमें अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना होगा और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मेंटेन करनी होगी, ताकि अगर हम 8 घंटे या फिर 6 घंटे पढ़ाएं तो डेली करें, डेली करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। और बाकी टीचर्स इन्वेंटर्स का आपका हमेशा साथ देंगे, बहुत सपोर्टिव टीम है। मैं भी पहले इन्वेंटर्स कैबिनेट कैंपस में रहा हूँ और वहाँ डेली लगभग हर एक दिन कोई ना कोई टीचर विजिट करते रहते थे। खासकर प्रभाकर सर तो डेली आते हैं, आपका हेल्प करके जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। कभी मोटिवेशन डाउन होगा तो वो फिर उनसे बात कर लीजिए, आप वो हमेशा आपको मोटिवेटेड फील कराते रहेंगे और बच्चे भी बहुत ज्यादा रहेंगे, तो कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहता है। और इसी सब के साथ थैंक यू। और नितिन। तो आपको जेई की तैयारी में जेई की तैयारी में पहली बात एक कंसिस्टेंसी तो मांगता है, उसके साथ मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन बनाने के लिए टीचर लोग तो है ही, साथ में सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए। आपको और ये कॉन्फिडेंस को तैयार और टीचर सबसे सरल शब्द ये करना है और कुछ
टीचर लोग के दिए गए मॉड्यूल उसको हमेशा बनाते रहना है। उसी से उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर दीजिए, फिर उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है कि बच्चे लोग इधर उधर भाग जाते हैं कि ये बुक करना है वो बुक करना है, जरूरी नहीं है। मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर इतना काफ़ी है। और टेस्ट रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना चाहिए। और अगर आप बिना कैंपस में आते हैं तो आपको टीचर लोग सपोर्ट करेंगे ही, और वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस हर एक सप्ताह टेस्ट होते रहता है। और सर लोग जो डाउट हो फिर क्लास में जो डाउट हो उसको सॉल्व भी करवाते हैं। ठीक है, बोलो कुछ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो ये कि सारे स्टूडेंट्स का प्री असम्पशन रहता है कि अगर वो टैलेंटेड होंगे तभी उनका सिलेक्शन, बट इट्स नॉट वेरी ट्रू। अगर आप सब हार्ड वर्क करें तो आप सब भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो फॉर एवरीवन आई वुड लाइक टू टेल दैट you must do hard work with consistency. A smart work is also necessary. You must have a strong mindset to crack it. If you will feel down and demotivated regularly, then it really make your mindset very strong. And yes, our inventors family is very supportive, and they will always guide you at each moment. That's it. थैंक यू, थैंक यू। हाँ चित्रसेन, एक पहले ये बच्चे आईआईटी में हैं, अभी आईआईटी से आए हैं, तो इन्वेंटर्स का भी कुछ दायित्व है कि इनके लिए इनका मोटिवेशन और बूस्टअप करने के लिए कुछ करे। तो एक बार हम सर लोग को बुलाना चाहेंगे। केपी सर कहाँ है? प्रभाकर सर को बुलाओ। लोग कहाँ हैं? आइए सर। सर आइए ना जी, सारे लोग आइए। आइए सर। एमबीए सर आइए। अरे पहना ही घर और लोग कहाँ गए? एक फोटो सर, थोड़ा सा आप लोग के क्लोज आ जाइए थोड़ा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बैठो अभी बैठो। डिनर लंच का काम करना है। पूरा समझा हुआ ही नहीं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अभी
हम लोग रिसेंटली एक पटना में कोचिंग था एडुडाइस, जो कंकरबाग में चलता था, उसको अपने साथ मर्ज कराए हैं इन्वेंटर्स के साथ, और इसी से अपना कंकरबाग में सेंटर शुरू हुआ है। तो अब एडुडाइस जो कंकरबाग का सेंटर था वो इन्वेंटर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये पहले केवीपीआई एक एग्जाम हुआ करता था, अब तो अभी नहीं हो रहा है। तो उसमें अपना जो एक अनीस है वो बिहार झारखंड टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 15 था केवीपीआई में। ठीक है, नेक्स्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा स्लाइड है, रोल ऑफ पेरेंट। एक्चुअली ये अपने टीचिंग करियर में जो हम फेस किए हैं, जो फील किए हैं, वो आपके साथ शेयर करना है। पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए। पेरेंट अपने बच्चों से उम्मीद तो बहुत करते हैं कि भाई तुम ये कर लो, बहुत उम्मीद है, बट आप अपनी जिम्मेदारी कितना निभा रहे हैं, ये आपको भी सोचना चाहिए। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हर दिन फेस करते हैं। हमारा एक विनर कैंपस है जिसमें हम बच्चे को रखते हैं, वो इसी कैंपस में रहते हैं, वहीं पर उनकी सारी पढ़ाई होती है। तो अगर किसी बच्चे का तबीयत खराब हुआ, वो अपने पेरेंट को फोन किया, तो उसके पेरेंट को सबसे आसान क्या रास्ता मिलता है, उसको बोल देते हैं तुम आ जाओ, घर आ जाओ। माने उनको ये मतलब नहीं कि उसका क्लास छूटेगा, उनको ये मतलब नहीं है कि उसको आने में और क्या परेशानी होगी, वो आ जाए ये नहीं हो सकता, वो बुला लेंगे। मतलब वो अपना सहूलियत देखते हैं कि हमारा सहूलियत नहीं बिगड़ना चाहिए, भाई तुम आ जाओ। मतलब हम आजकल इस बात से बहुत दुखी हैं, इस बात से कि पेरेंट अपना रोल एकदम नहीं निभा रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट को जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप कभी अपने दिल से पूछिए ये बात कि आप कितना सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप ये बात अपने दिल से पूछिए, तब आप अपने बच्चों से उम्मीद करिए। अगर आप अपना 100% बच्चों के लिए दे रहे हैं तो जरूर आप बच्चों से उम्मीद करिए। आपका बच्चा अगर ये जानेगा, ये समझेगा, ये महसूस करेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो सब कुछ कर रहे हैं, वो अपना मैक्सिमम 100% हमारे लिए कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना जो नहीं पढ़ेगा। 100% बच्चा पढ़ेगा अगर उसको ये फील हो जाए कि हमारे पेरेंट्स वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए उनको करना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है। मतलब हो सकती है मेरी बात बड़ी कड़वी लगे, बट ये हो इसका ठीक उल्टा रहा है। पेरेंट अपना सहूलियत देख रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम कोचिंग में बच्चे को भेज दिए, अब ये जिम्मेदारी कोचिंग की है, वो पढ़ाए न पढ़, जैसा जो। हाँ, उम्मीद सबसे पूरा है उनको, कोचिंग से भी पूरा उम्मीद है कि अच्छा पढ़ा के सब कुछ सही करा दे बच्चे का, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ये समझिए, आप उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा जो है फोन कम यूज करे, तो उसके सामने आप पहले ये उदाहरण प्रस्तुत करिए कि हम कम यूज करते हैं, हम पूरा यूज करेंगे, तुम कम यूज करो, ऐसा हम बच्चों से उम्मीद करते हैं। तो आपको अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना पड़ेगा। आपके बच्चे आपको अपना आदर्श मानते हैं, तो ये आदर्श आप बनिए। बच्चे को ये इच्छा होता है, हर बच्चे के मन में होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे आइडियल बन जाए। वो अपने पेरेंट्स में वो सब कुछ देखना चाहता है जो एक आदर्श, जो एक आइडियल में होता है, वो उम्मीद करता है अपने पेरेंट्स से। तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप में भी चेंज आए, पेरेंट जो है वो अपने आप में चेंज करे, बच्चों की पढ़ाई में कमी ना आए उसके लिए वो सब कुछ करे। हमारे बिहार में कल्चर क्या है कि अगर बेटी की शादी करनी है तो जमीन बेच के, कहीं से कर्ज लेके, कहीं से भी पैसा लाके वो अच्छा शादी करना चाहते हैं कि बेटी को आगे कभी दिक्कत ना हो। इतना पेन लेते हैं पैसे का इंतजाम करने में, लेकिन क्या आप बच्चों को पढ़ाने में ऐसे ही पैसा का इंतजाम करने में पेन लेते हैं क्या? शायद हमको लगता है इस हॉल में शायद ही कोई हाँ बोलेगा। नहीं करते हैं सर। पढ़ाना आपको सेकेंडरी काम लगता है बच्चों को, ये आपको लगता है कि एक सबसे लास्ट, चलो अगर कुछ सेविंग्स में बच गया तो पढ़ा भी लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, बच्चों को पढ़ाना ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी हम बोल रहे थे कि ये बच्चा जो आगे अभी आपसे बात किया, ये 22 बरस की उम्र में एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होगा,
सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? इसके पेरेंट्स को होगी कि नहीं होगी? इसके पेरेंट्स का बैंक बैलेंस हो सकता है 0 हो, लेकिन उस 0 बैंक बैलेंस पे भी वो गर्व करेंगे कि हमारा बच्चा बन गया। तो आप अपने बैंक बैलेंस की चिंता मत करिए, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका बच्चा है। आप पढ़ा के तो देखिए, आज जमाना बदल रहा है, लड़कियों की शादी करने के लिए पैसे सेविंग करने की जरूरत नहीं है। अगर लड़कियां बन गई तो बस सब हो जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले कि आप उन बच्चों को पहले पढ़ाइए, उसको एक काबिल इंसान बनाइए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको। ये एज ए टीचर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम जो महसूस किए अपने जीवन में बच्चों को पढ़ाते हुए, वही हम आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट होगा। एक हम नया ये बड़ा हम इस चीज को लेके जो महसूस करते हैं कि बच्चे क्या है ना, मोबाइल के पीछे एकदम पागल है। आजकल क्या है, ऑनलाइन क्लास का भी खूब जमाना आ गया है, हर चीज मोबाइल में है। जैसे मान लीजिए हमारे जमाने में क्या होता था कि अगर हम कोई सवाल बनाने के लिए अगर सॉल्यूशन खरीद लेते थे मार्केट से, तो हिम्मत नहीं होता था कि सॉल्यूशन खरीदें। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हम लोग उस जमाने में इरोडोव का किताब बनाया करते थे, और किसी हमारे दोस्त के पास इरोडोव का सॉल्यूशन होता था, तो हम लोग उसको ऐसा देखते थे कि तुम सॉल्यूशन कैसे खरीद लिया। माने ये फीलिंग थी कि सॉल्यूशन जब तुम्हारे पास है, तुम मन से क्या बनाओगे। आज क्या है, आज स्थिति ये है कि बच्चा सवाल बनाएगा, उसको थोड़ा सा भी सवाल समझ में नहीं आएगा, कई सारा ऑनलाइन ऐप है, उस पर तुरंत वो सर्च करेगा क्वेश्चन, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुरंत सॉल्यूशन मिल गया, उसको खुद से करना क्यों है, सॉल्यूशन सब मिल रहा है। ये सारा ऑनलाइन, ये सारा मोबाइल आपको पैरालाइज कर रहा है, आपका तो दिमाग बढ़ने ही नहीं दिया वो। अगर हर सवाल का सॉल्यूशन इजीली मिल जाए तो दिमाग लगाओगे क्या आप? क्यों लगाओगे? दूसरा क्या है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर क्लास छूट गया, चलो हम 10 दिन बीमार पड़ गए, 10 दिन बीमार पड़ गए, हमारा जो है एक चैप्टर फिजिक्स का या एक चैप्टर मैथमेटिक्स का छूट गया है, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे गए, उस चैप्टर का वीडियो देख लेते हैं। अब ऐसा वीडियो देखते देखते सिचुएशन ये हो चुका है कि बच्चा लिखता नहीं है, अब केवल वीडियो देखता है। वो कोई सवाल है, कोई थ्योरी है, वो लेक्चर देख लिया, नोट्स जो लिखा है उसको पढ़ता नहीं है, वो वीडियो देखता है कि चलिए सर, अब सर जो पढ़ा है उसका नोट्स रिवाइज करने से अच्छा है एक बार किसी का वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो देखने से मन में ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि हम सीख रहे हैं, बट सीख कोई नहीं रहा है। सीखेंगे आप तभी जब लिखेंगे, पेन चलेगा तब सीखेंगे। फिजिक्स सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है कि पेन चलाना पड़ता है? पेन चलाएंगे तो सीखेंगे। इसलिए इस भ्रम से बाहर आना जरूरी है। मोबाइल हटा दीजिए, क्योंकि ये मोबाइल आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा बाधा है। आप पेन चलाएंगे कॉपी पे, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमारा नारा है, मोबाइल हटाओ, सिलेक्शन पाओ। एक बार हम चाहते हैं कि इस हॉल में सब लोग इस बात को एक बार बोले, मोबाइल हटाओ, सिलेक्शन पाओ। मोबाइल हटाओ, सिलेक्शन पाओ। ठीक है? आवाज जैसा आया उससे हमको लग नहीं रहा है कि ये रिस्पॉन्स मिलेगा। मोबाइल हटने वाला नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है वैसा। रिस्पॉन्स ऊपर से भी हमको आवाज चाहिए था कि क्या मोबाइल हटेगा। वीक रिस्पॉन्स है, इस बात का जो रिस्पॉन्स है बहुत वीक है। एक बार आप कम से कम अपने अंदर ये संकल्प लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए खासकर हम बोल रहे हैं, और पेरेंट तो पहले अगर हटा देंगे तो आपके बच्चे मिसाल मानेंगे उसको। मोबाइल हटाओ, सिलेक्शन पाओ। वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस सेमिनार में, इस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार और रिजल्ट ओरिएंटेशन सेमिनार में आप सब बैठे हमको सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। अब टाइम है रिजल्ट का, तो एक बार हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे। जो बच्चे बहुत अच्छा किए हैं उनका हम मार्क्स भी बताएंगे और उनको स्टेज पे हम बुलाएंगे। उन बच्चों के लिए आप ताली बजा के स्वागत करिएगा, वो फ्यूचर IITian होंगे। तो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं और इतना अच्छा मौका है
कि हमारे जो अचीवर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे विनर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने विनर्स के द्वारा उन बच्चों को प्राइज दिलवाएं। तो एक बार प्रिंस, नितिन और शिक्षा आ जाओ तुम लोग। ये ना नहीं, उत्सव पांडे। ये क्या है? इसको भी देना है, लेकिन 136 मार्क्स सबसे हाईएस्ट है। उत्सव पांडे किस क्लास का है? 8th क्लास का स्टूडेंट उत्सव पांडे। फादर्स नेम ऋषिकेश पांडे। उत्सव पांडे, फादर्स नेम ऋषिकेश पांडे। और कौन? मानसरोवरम, क्लास 10th मेडिकल। प्रत्युष मानसरोवरम। प्रत्युष मानसरोवरम 10th क्लास मेडिकल। उसके अलावा बाकी सबका ना? हाँ, बाकी सबके नाम। आदित्य प्रभाकर। आदित्य प्रभाकर। कुमार हर्षित। फादर्स नेम अविनाश कुमार सिंह। अंबुज भारद्वाज। फादर्स नेम राकेश रंजन। आदित्य प्रकाश। फादर्स नेम प्रभात रंजन सिन्हा। सौर्य रंजन सिन्हा। फादर्स नेम रोशन रंजन सिन्हा। ताली नहीं बज रहा है बच्चों की। एक बार क्या है? सज्जन कुमार सिंह। फादर्स नेम चंद्रशेखर कुमार। अनंत राज। अनंत राज। फादर्स नेम पंकज कुमार। अंगद कुमार साहू। फादर्स नेम उमेश प्रसाद साहू। अभिषेक कुमार। फादर्स नेम अवधेश कुमार। पहले इन लोग को बुला लेना। ले आइए। पहले किसको देना है? उत्सव पांडे आ गए। उत्सव पांडे आए। एक बार जोरदार तालियां। प्रत्युष मानसरोवरम आ गए। प्रत्युष आओ नितिन। ठीक है, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां प्रत्युष के लिए। आदित्य प्रभाकर आ गए। ये क्लास 7 का स्टूडेंट है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आओ शिक्षा। कुमार हर्षित आ गए। आओ, तुम्हें लोग क्या है? अंकुश भारद्वाज आ गए। आदित्य प्रकाश सौर्य रंजन सिंह आ गए। सौर्य रंजन सिंह कोई तुम लोग बीच में थोड़ा सब थोड़ा सा बीच में। एक बार जोरदार तालियां। अजय कुमार सिंह आ गए।
अनंतराज आ गया ये। अंगद कुमार साहू आ गए। हेलो अभिषेक कुमार आ गए हैं। आगे सर जोरदार तालियां सबके लिए। कौन? ये सारे बट ये सारे बच्चे आई स्कोर के टॉपर थे। इन बच्चों को पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम इनको फ्री एजुकेशन या जो भी ये डिजर्व करते हैं ऑफर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक ग्रुप फोटो के लिए। एक ग्रुप फोटो आ जाओ सर, आगे जाओ, आगे जाओ, आ जाओ आप लोग भी आओ। आओ। बढ़िया फोटो खिंचाना, पेपर में आएगा। ट्रॉफी दिखाओ। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब जो बाकी जो बच्चे हैं उनको क्लास वाइज रिजल्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करवा दे रहे हैं। तो ये नितेश अनाउंस करेंगे बाकी बच्चों का रिजल्ट कैसे। पटना में 2 बार एग्जाम हुआ था। क्लास 7 का स्टूडेंट हाथ उठाइएगा। 5 नवंबर को जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो बाहर चले जाइए गेट से, ठीक है। 7th क्लास के स्टूडेंट 5 नवंबर को जो एग्जाम दिए वो बाहर चले जाइए गेट से, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिर्फ स्टूडेंट जाइए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास 10 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था वो बच्चे बैठे रहेंगे। 5 नवंबर को जो हमारा फर्स्ट आई स्कोर एग्जाम हुआ था क्लास 7 के बच्चे वो जाकर के बाहर अपना रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। क्लास 7 5 नवंबर क्लास 8 कितने बच्चे हाथ उठाइएगा। 5 नवंबर क्लास 8 बाहर जाके अपना लेटर नंबर बताना है, क्लास बताना है, ठीक है। जाइए, क्लास 8 के बच्चे जाइए। Only 5th November, class 8th स्टूडेंट लेटर नंबर बताइएगा।